बाकी जो तेल का सवाल है, अगर तेल वो कंपनियां वहाँ से ले रही थी, हमें रेट तो वो तो कंपनियां कमा रही थी, वो बाहर एक्सपोर्ट कर रही थी, तो हमें तो कोई जो रेट पर पेट्रोल मिल रहा था या डीजल मिल रहा था वो तो उसी रेट पर मिल रहा था, हमें कोई रिलीफ तो दिया नहीं। ये लोग असल में दोस्त हैं पाकिस्तान के, अमेरिका तो खास तौर पर, और वो दोगलापन जो करता है वो इसलिए करता है, ये चाहता है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी कमजोर हो, रशिया से तेल लेना बंद कर दे, ताकि हम पाकिस्तान पर और हिंदुस्तान पर भी पाकिस्तान की तरह दबाव डाल के इसको भी अपने रास्ते पर ले आएं और अपने कब्जे में ले लें एक तरह से। ये जो सरकार 11 साल से रही है, ये उसी एजेंडे पर काम कर रही है, और जो सरकार आई ही सी जो आरएसएस के एजेंडे को ही लागू करना है, तो आप 11 साल के इतिहास को पढ़ के देखें तो उस एजेंडे को पूरा कर रही है, तो फिर उनकी विदेश नीति भी, उनका सारा सिस्टम भी उसी के अंदर है। जब हम 56 इंच की बात करते हैं तो वो नज़र भी आए, कहीं कहीं ऐसा होता है, वो नज़र नहीं आता है। आप बताइए, वो कह रहे हैं कि मुसलमान वोट नहीं देता, तो आरएसएस का जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है वो क्या है, फिर बीजेपी का जो माइनॉरिटी मोर्चा है वो क्या है, तो बंद कर दो, इनको हटा दो, भगा दो। तो जाने आप मुस्लिम लीडरान से बैटिंग तो करवाते हो, ठीक है, बैटिंग करवाते हो, फील्डिंग करवाते हो, लेकिन बैटिंग करने वो बॉलिंग जो है नहीं देते, ये क्यों है? अब तक जितने भी बादशाह या जितने भी रूलर्स इस वक्त रूल कर रहे हैं कंट्रियों को अपने अपने, वहाँ पर अगर सबसे कोई जो है कंफ्यूज इंसान है तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अप्रत्यक्ष तौर पे बड़ा झटका देते हुए रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी ट्रंप ने कहा है कि अगर इन कंपनियों से कोई भी देश तेल का कारोबार करता है तो उस पर भी वो सेकेंडरी प्रतिबंध लगा सकते हैं। इसके बाद भारत की 2 बड़ी कंपनियां, एक रिलायंस और नायरा एनर्जी, जो कि अपनी जरूरतों का 50% तेल रूस की इन 2 बड़ी कंपनियों से आयात करती हैं, उन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये दोनों कंपनियां रूस की उन दोनों कंपनियों से कारोबार करती हैं तो उन्हें अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। भारत पर अमेरिकी राष्ट्रपति की इस अप्रत्यक्ष चोट को भारत के लोग किस प्रकार देख रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, आइए आपको रूबरू कराते हैं। ट्रंप ने रूस की 2 बड़ी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं कि वो किसी को भी तेल की सप्लाई नहीं कर सकती। उन 2 बड़ी कंपनियों से लगभग 50% तेल भारत आयात करता था, यानी कि 2 बड़ी प्राइवेट कंपनियां रिलायंस और नायरा एनर्जी। पहले ट्रंप ने टैरिफ की मार भारत को दी, 50% टैरिफ की, उसके बाद अब तेल की मार। आप भारत की विदेश नीति को, सरकार की विदेश नीति को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को कैसे देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि ये जो आरएसएस वाली विदेश नीति है, इस पर इनको विचार करना चाहिए। ये रास्ता बहुत अच्छा नहीं है। हमारे संबंध अमेरिका के साथ भी अच्छे रहे, रशिया के साथ भी अच्छे रहे, सबके साथ अच्छे रहे। आज हम इस हालात में क्यों फंसे हैं, इस पर सोचना तो भारत सरकार का काम है। हम तो ये कह सकते हैं कि ये रास्ता बहुत गलत होगा, ये बहुत तकलीफदेह होगा, और हमें अपनी विदेश नीति को दोबारा से समझना चाहिए कि अगर यही हालात बने तो वहाँ भारत के बहुत सारे एम्प्लॉइज़ जो वहाँ अमेरिका में हैं, बाकी कंट्रीज़ में हैं, उनके क्या हालात बनेंगे। तो हमें लगता है कि कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी जो तेल का सवाल है, अगर तेल वो कंपनियां वहाँ से ले रही थी, हमें रेट तो वो तो कंपनियां कमा रही थी, वो बाहर एक्सपोर्ट कर रही थी, तो हमें तो कोई जो रेट पर पेट्रोल मिल रहा था या डीजल मिल रहा था वो तो उसी रेट पर मिल रहा था, हमें कोई रिलीफ तो दिया नहीं। इसलिए अगर उसका नुकसान अगर फ़ायदा है तो उन कंपनियों का है, क्योंकि उसके पीछे का भी आरएसएस का ये है कि 2-3 शाहूकार पैदा कर दो, तो उन्होंने 2-3 शाहूकार पैदा कर दिए और बाकियों को भिखारी की बजाय लाभार्थी का आपने दे दिया कि 5 किलो। तो ये जो रास्ता आपने चुना है, ये रास्ता कोई देश हित में कभी हो नहीं सकता। मेहनत कश लोग हैं हम, लोग अपनी पैरों पर खड़ा होना जानते हैं, मेहनत कश लोग हैं, तो इसलिए हमारा ये कहना है कि इस रास्ते को हमें सोचना चाहिए। मेरी अपील है भारत सरकार से कि आपको इस पर तय सोचना चाहिए। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी गलबहियां करते हों, ट्रंप को अपना शानदार दोस्त बताते हों, अब की बार ट्रंप सरकार का नारा देते हों, उस समय ट्रंप अगर भारत पर इस तरीके की मार मारे, भारत के लोगों को अपमानित करें कि आईटी सेक्टर के लोग, भारत के आईटी सेक्टर के लोग अमेरिका की नौकरियां खा रहे हैं, तब भारत की सरकार का जो जवाब होना चाहिए था, क्या वो हुआ? क्या भारत सरकार? मैं समझता हूँ कि जो मैंने आपसे कहा, जो आरएसएस का एजेंडा है
आप 2013 में हिंदुस्तान की संपादिका मृणाल पांडे थी। मृणाल पांडे ने 2013 में एक स्टेटमेंट दी कि आरएसएस को एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो स्वच्छंद होकर आरएसएस को एजेंडे को पूरा करे और धर्म के नाम पर कोई ये ना कह सके कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। ये जो सरकार 11 साल से आई है, ये उसी एजेंडे पर काम कर रही है। और जो सरकार आई ही सी जो आरएसएस के एजेंडे को ही लागू करना है, तो आप 11 साल के इतिहास को पढ़ के देखें तो उस एजेंडे को पूरा कर रही है। तो फिर उनकी विदेश नीति भी, उनका सारा सिस्टम भी उसी के अंदर है। सरकार को ये समझना चाहिए कि उनकी विदेश नीति हो या गृह नीति हो, देश की नीति हो, उनको दोबारा से सोचना चाहिए कि आरएसएस की जो नीति है ये देश हित में कभी नहीं हो सकती। ये हमारा मानना, क्योंकि ये रास्ता ही ठीक नहीं है इस रास्ते पर चलकर देश की। क्योंकि उससे पहले जो विदेश नीति थी वो लोक नीति थी, वो लोगों के सोच से बनी थी, वो लोगों के आधार पर बनी थी। चाहे 1971 का बांग्लादेश बनो, चाहे बाकी सारे बने हो, तो वो एक रास्ता और था। जो आरएसएस ने ये रास्ता पकड़ा है, मेरे को हिंदुत्व और हिंदू को ऑर्गेनाइज करने का, ये रास्ता कहीं देश हित में नहीं जा सकता। क्या भाजपा की सरकार उस नीति पर चल रही है जो अंग्रेजों ने दी, फूट डालो राज करो? ये तो अब आपके सामने, आपसे ज्यादा स्पष्ट और कौन हो सकता है। जब मैंने कहा कि जो सरकार आई ही इस एजेंडे पर हो कि आरएसएस के एजेंडे पर, आरएसएस का एजेंडा तो हिंदुत्व का एजेंडा, तो हिंदुत्व के एजेंडे से सबको साथ कैसे लेकर चल सकते हैं? सबको साथ लेकर नहीं चल सकते। उनको हिंदुत्व का एजेंडा या आरएसएस के एजेंडे के ऊपर दोबारा से सोचना पड़ेगा कि इस देश को एक रखना है, मिलकर चलना है, सबको मिले। तो गुरुओं ने तो ये कहा, हो एकत्र मिलो मेरे भाई, और तो दुविधा दूर करो। तो आपस में विसंगतियां जो उनको दूर किया जाए। सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहने में और करने में बहुत अंतर है। मैं कहता हूं कि वो बहुत अच्छा आदमी, करने और कहने में बहुत अंतर होता है। ट्रम्प के सामने या अमेरिका का कोई भी प्रेसिडेंट हो, उसके सामने अमेरिका फर्स्ट रहता है। आप यूक्रेन में देखा, रशिया के मामले में, वो रशिया को डैमेज नहीं करना चाहता है, वो असल में हमको डैमेज करना चाहता है। रशिया अगर हिंदुस्तान से तेल की सप्लाई बंद भी कर दे या हिंदुस्तान उससे न ले, उसकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, तो रशिया का कम नुकसान होगा, हमारा बड़ा नुकसान होगा। और हमारा नुकसान करके वो हमको करीब ले जाना चाहता है पाकिस्तान अरबों के। जिन लोगों ने हमको पूरी तरह से अभी तन्हाई में डाल दिया है, खासतौर पर अफगानिस्तान से। आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान के वजीर खारजा जब से हमारे हिंदुस्तान आए, उसके बाद थोड़ी सी सरगर्मी इनमें बढ़ गई कि ये कहीं ये दोनों दोस्त हो गए तो पाकिस्तान का क्या होगा। ये लोग असल में दोस्त हैं पाकिस्तान के, अमेरिका तो खास तौर पर। और वो दोगलापन जो करता है वो इसलिए करता है, ये चाहता है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी कमजोर हो, रशिया से तेल लेना बंद कर दे, ताकि हम पाकिस्तान पर और हिंदुस्तान पर भी पाकिस्तान की तरह दबाव डाल के इसको भी अपने रास्ते पर ले आएं और अपने कब्जे में ले लें एक तरह से। आपको याद होगा दूसरी, इसके पहले जंग हुई थी हमारी बांग्लादेश की और पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की, उसमें अमेरिका ने हमारा साथ नहीं दिया था। इंदिरा गांधी ने सीधे सीधे उससे बताता है कि लड़ाई थम गई थी, उसने अपना बहरी बेड़ा भेज दिया था और इंदिरा गांधी ने उसका कोई नोटिस नहीं लिया और बांग्लादेश को अलग कर दिया पाकिस्तान से। तो वो जख्म तो आज तक रिस रहा है अमेरिका के दिमाग में। तो वो अब भी यही चाहता है कि हिंदुस्तान को किसी न किसी सूरत से काबू में कर लिया जाए, उस तरह से क्या हो, परमानेंट हमारा इलाई हो जाए, जिस तरह पाकिस्तान हमारा इलाई हो गया है। तो ऐसे में वो ईरान का मामला जो था, वहाँ भी जो जैसे अभी मैंने आपको कहा, ईरान के मामले में भी हिंदुस्तान ने थोड़ी सी कमजोरी दिखाई। हालांकि उस जमाने में मोदी जी ने नहीं थे, दूसरी हुकूमतें थी, लेकिन उसमें कमजोरी दिखाई। नहीं, जो तेल लेना बंद किया है ईरान से, तो अभी हाल ही में किया। हाँ, अगर उसी तरह से टाइट होकर के ये खड़े हो जाएं, क्योंकि इनको ये हमारे हिंदुस्तान के लोगों को ये समझना चाहिए, खासतौर पर जो सरकार में है, उन लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि हिंदुस्तान न तो पाकिस्तान है, न बांग्लादेश है, न श्रीलंका है, भूटान नेपाल नहीं है। हिंदुस्तान है, जिसकी जरूरत जितनी हमको अमेरिका की है, अमेरिका को उससे ज्यादा जरूरत हमारी है। तो अगर हम थोड़ा कहीं पर स्टैंड लें, एक जगह खड़े तो हों कि नहीं हम इसके साथ हैं, वो खड़े नहीं होते अपने स्टैंड पर। और ईरान के साथ भी यही किया उन्होंने, रशिया के साथ भी वही हो रहा है। आपने स्टैंड पे खड़े होने की बात की, तो क्या 56 इंच का जो सीना है वो हवा ये दिखा पूरे हिंदुस्तान जान चुके हैं, पूरी दुनिया जान चुकी है, कोई 56 इंच का सीना नहीं होता मेरे भाई, है ना। 34-32 के सीने में लोग फौज में चले जाते हैं। ये सब कहने की बातें हैं, ज़बानी बातें हैं। हकीकत ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारा, बैनुल-अक़वामी सतह पर जो हमारा स्टैंड था,
उस स्टैंड में कमजोरी दिखाई दी है और पूरी दुनिया में इस बात पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रहे हैं जो ये हिंदुस्तानी वहाँ रहते हैं। आप ज्यादा नहीं कीजिए, आप 5 कंट्री ऐसे हैं डायस्पोरा जो हमारा बाहर के मुल्कों में रहता है, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इन 5 मुल्कों के लोगों से एक बार बात कर लीजिए तो वहाँ हमारे हिंदुस्तान का जो पहले लेवल था उसमें और अब में कितना फर्क है, आपको एहसास हो जाएगा। जिस तरीके से चीजें हो रही हैं इजराइल के संबंध में, इजराइल कह रहा है कि हम कब्जा करेंगे वेस्ट बैंक पे, अमेरिका वहीं कह रहा है कि नहीं होगा, उस स्थिति में भारत की जो चुप्पी है, भारत की जो खामोशी है, कैसे देख रहे हैं? मेरे ख्याल से भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। और अगर ठीक है, भारत से देखिए ईरान ने भी कहा, फिलिस्तीन और दूसरी अथॉरिटी, क्योंकि भारत एक मजबूत मुल्क है और हमेशा जो है वो बैलेंस के तौर पे वो बात करता है। क्योंकि बात देखिए ये है कि इजराइल भी अब उसका दोस्त और फिलिस्तीन भी उसका दोस्त, तो कोई एक तरफा वाली बात नहीं। बाकी इंटरनल जो बयानबाजी होती हैं उस पे मत जाइए, वो तो इंटरनल हमारी हैं। कुछ फिरका परस्त ताकतें जो हैं वो वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन को आतंकवादी कह देंगी, दहशतगर्द कह देंगी, ठीक है, वो तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को दहशतगर्द कह रही, तो कम मान रही। आप देखिए जो चुने हुए मेंबर पार्लियामेंट हैं, उमर दानिश अली, उनको पार्लियामेंट में कहा गया दहशतगर्द। बिल्कुल। हाँ, अभी इकरा हसन को क्या कहा गया? तो ये तो इंटरनल इशू है। लेकिन जब इकरा हसन की बात हो या फिर दानिश अली की बात हो, उनको आतंकवादी और जो शब्द बोले नहीं जा सकते इस तरीके से कहा गया। क्या देखते हैं कि जिस समाज का बड़ा योगदान रहा देश को आजाद कराने में, उस समाज को अगर इस तरीके से बेइज्जत किया जाए, इस तरीके से अपशब्द कही जाए, देश की एकता और अखंडता के लिए कितना बड़ा खतरा? देखिए ऐसा है कि चांद पर जो थूकेगा उसके मुंह पे आके गिरेगा। मुसलमान इस मुल्क की बहुत बड़ी सच्चाई है, बहुत बड़ी हकीकत है। मुसलमान को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। 25 से 30 करोड़ आबादी है, मुसलमान को कोई समुंदर में नहीं फेंक देगा। मैं एक बात कहता हूँ सबसे कि देखिए मुसलमान 30 करोड़ है मान लीजिए, तो उसके 60 करोड़ हाथ हैं। 60 करोड़ हाथ, 60 करोड़ हाथ को काटे नहीं जा सकते। मशीन भी लगा दी जाएगी ना तो बहुत दिन लगेंगे कि हाथ काटने में, लेकिन हाँ 60 करोड़ हाथ से काम लिया जा सकता है। समझदार लोग वो हैं, समझदार हुक्मरान वो हैं कि जो इन हाथों से काम ले लें काटने की बजाय। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत में बैठे लोग इस बात को समझें। फिरका वारियत, तशद्दुद, नफरत, इससे हुकूमतें नहीं चलती हैं, खौफ से हुकूमतें नहीं चलती। आप सोचिए 25-30 करोड़ मुसलमान अगर खौफ में रहेगा तो क्या होगा इस देश का, क्या होगा इस मुल्क का? तो इसलिए लगाम लगाएं। भारत की विदेश नीतियों को आप पिछले 10 से 12 सालों में कैसे देखते हैं? क्योंकि जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तब पाकिस्तान के साथ खुलकर के कई देश आ गए, हमारे साथ कोई नहीं आया। कैसे आंकते हैं आप 10-12 साल के कार्यकाल को विदेश नीति के मामले में? अमेरिका जिस तरीके से 140 करोड़ देशवासियों के देश भारत को ट्रीट कर रहा है, जिस तरीके से ट्रम्प बार बार अपमानित करने का काम कर रहे हैं, वो कितना सही है? देखिए ये ट्रम्प अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हिंदुस्तान बहुत बड़ा बाजार है, अगर वो इस तरह से करेंगे तो वो ये ना समझिए कि वो हिंदुस्तान को ही नुकसान उठा। भारत की सरकार जवाब नहीं दे रही, इसका लगातार ये भी क्या बात जवाब दे? जवाब जो है देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, अब मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जब हम 56 इंच की बात करते हैं तो वो नजर भी आए, कहीं कहीं ऐसा होता है, वो नजर नहीं आता है। मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे पीएम 140-45 करोड़ की आबादी जो उनके साथ खड़ी हो जाती है। अभी पाकिस्तान का हुआ तो बताइए, बच्चा बच्चा हिंदुस्तान का, वो हिंदुस्तान के साथ खड़ा था पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो जब भी आप अगर अमेरिका को हम जवाब देना चाहते हैं, हर एतबार से दे सकते हैं, तो उसके लिए पूरा हिंदुस्तान खड़ा रहेगा। बिहार में लगातार 2-3 दिन से मुद्दा गरमाया हुआ है कि जब से वहाँ डिप्टी सीएम पद के लिए मुकेश सहनी का नाम घोषित कर दिया है तो कहा जा रहा है लगातार कि 17% आबादी मुसलमानों की बिहार में है। बिहार में आखिरकार कब महागठबंधन, भाजपा ये सवाल उठा रही है, उछाल रही है कि महागठबंधन कब डिप्टी सीएम पद के लिए मुसलमानों को आगे करेगा? देखिए सबसे पहले अपने गिरबान में बीजेपी को देखना चाहिए, ठीक है। बीजेपी ने एक भी टिकट नहीं दिया बिहार में। क्यों नहीं दिया? क्या वजह? शाहनवाज हुसैन अच्छे कैंडिडेट नहीं है?
शहनवाज हुसैन को वोट नहीं देते। फिर वहाँ पे जिस तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है, आप बताइए, वो कह रहे हैं कि मुसलमान वोट नहीं देता, तो आरएसएस का जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है वो क्या है, फिर बीजेपी का जो माइनॉरिटी मोर्चा है वो क्या है। तो बंद कर दो, इनको हटा दो, भगा दो, तो जाने। आप मुस्लिम लीडरान से बैटिंग तो करवाते हो, ठीक है, बैटिंग करवाते हो, फील्डिंग करवाते हो, लेकिन बैटिंग करने वो बॉलिंग जो है नहीं देते हो। ये क्यों है? आप उनको मैदान में उनको क्यों नहीं मौका देते हो भाई? तो ये कहना अपोजिशन के बारे में उनको कोई इख्तियार नहीं। अगर हम कुछ कर रहे हैं, आप बताइए, सेंटर में एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है, क्यों नहीं है? क्या कमी है आप बताइए? मुख्तार अब्बास नकवी हैं, जफर इस्लाम साहब हैं, शाजिया इल्मी हैं, नौजवानों में शहजाद पूनावाला हैं, भाई सारे लीडर हैं आपके यहाँ, और आपकी तरफ से बोलते भी है जब भी मौका आता है तो, लेकिन आपको नजर नहीं आता। आप टिकट उनको नहीं देते, आप मुसलमान वोट नहीं देता क्यों नहीं है? सब मुसलमान वोट देते हैं, कोई ऐसा नहीं कि एक तरफा कुछ नहीं होता है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही रूस की 2 बड़ी कंपनियों पर अमेरिका ने पाबंदी लगाई है कि वो तेल नहीं बेच सकती। भारत की 2 बड़ी कंपनियां, एक नायरा एनर्जी और एक अंबानी की कंपनी, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो उससे पेट्रोल लेती है, लेकिन अब उनका पेट्रोल लेना लगभग बंद हो जाएगा। तो एक तरफ पहले बात टैरिफ की हो रही थी, अब दूसरा सेंक्शन तेल के ऊपर लग गया। कैसे देख रहे हैं कि भारत सरकार की विदेश नीति कैसी रही, कहाँ क्या पास रही या फेल रही ट्रम्प के मामले में? देखिए, ट्रम्प के मामले में ट्रम्प खुद अपने मामले में बड़े ही कंफ्यूज्ड आदमी है, और ये कहा जा सकता है कि दुनिया में अब तक जितने भी बादशाह या जितने भी रूलर्स इस वक्त रूल कर रहे हैं कंट्रियों को अपने अपने, वहाँ पर अगर सबसे कोई जो है कंफ्यूज इंसान है तो वो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं। और हमें इस चीज़ को कहने में किसी तरह का कोई अचरज या कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ट्रम्प खुद, उनको ये नहीं पता है कि अगले लम्हे जो है वो क्या करने वाले हैं। चूँकि वो एक बिजनेसमैन है और बिजनेस की नज़र से वो तमाम चीज़ों को देखते हैं, उनको कहाँ पे क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है, किस तरह से तमाम चीज़ें जो उतार चढ़ाव वो अपने मार्केट के हिसाब से उन चीज़ों को देख रहे हैं। इस वजह से वो अपना एक प्रेशर बिल्डअप करके किसी के ऊपर सेक्शन लगाते हैं, किसी को जो है दबाने की जो है कोशिशें करते हैं, किसी को धमकी दे करके काम चलाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने इससे पहले चाइना के साथ भी ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ वो जबानी बातें रही, क्योंकि वहां पर उन्हें पता है कि अगर तुम जो है उनके ऊपर सेक्शन करोगे तो उससे बड़ा ज्यादा तुम पर एक्शन कर जाएगा। यही वजह है कि वो हमेशा से कमजोरों को भी जो है दबाने की कोशिश करते आए हैं। तो क्या भारत कमजोर है? नहीं, उन्होंने सोचा है भारत कमजोर नहीं है, लेकिन उन्होंने ये सोचा है, लेकिन उनको ये पता रहना चाहिए भारत 1.5 अरब लोगों का देश है, और भारत का जो आईटी एक्सपर्ट या आईटी से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं, वो अमेरिका को रन कर रहे हैं।